स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा जुड़ी हुई है एनवायरनमेंट से। आप यहाँ पे देख सकते हो एक सवाल पूछा गया है, कैन ग्रीन टेक्नोलॉजी एक्चुअली हर्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी। इसी सवाल का जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक पेपर जो पब्लिश हुआ है, साइंटिफिक पेपर जो पब्लिश हुआ है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वहाँ से हम लोग जानेंगे कि नई जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, क्या वो मरीन बायोडाइवर्सिटी को हर्ट कर सकती है। जैसे कि ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी हो गई, जो मरीन विंड फार्म्स हो गए, या फिर हम लोगों ने रिसेंटली बात की थी अबाउट द ओशन बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, या फिर वाटर बेस्ड फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स है। क्या उन सब चीज़ों से मरीन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है क्या? ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में या फिर कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, समथिंग कॉल्ड एज होराइजन स्कैनिंग। तो एक सिंपल सा MCQ बन सकता है, जैसे कि UPSC में MCQs बनते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन दी जाती है। जैसे इसके ऊपर सवाल कैसा बन सकता है, Which of the following appropriately defines the term horizon scanning? तो चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे ABCD। उन चारों ऑप्शन में से आपको उसका डेफिनेशन ढूंढ निकालना है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द टर्म होराइजन स्कैनिंग ऑल्सो। क्यों? क्योंकि इस पेपर की पब्लिशिंग में जो डेटा इस्तेमाल किया गया है, इट इज थ्रू द होराइजन स्कैनिंग इटसेल्फ। विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस होराइजन स्कैनिंग। इस होराइजन स्कैनिंग से आगे आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है टुवर्ड्स मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये हम लोग जानेंगे इस डिस्कशन में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो यू आर एट द राइट स्पॉट। यू नो दैट स्टडी IQ हैज स्टार्टेड द फाउंडेशन बैच, लाइव फाउंडेशन बैच, मॉर्निंग बैच एट 8 AM। 11 जुलाई को पहला ओरिएंटेशन का क्लास हुआ, लेकिन आपके पास अभी भी समय, कुछ ही दिनों का समय बचा है आपको इसमें एनरोल करने के लिए। आप जानते हैं कि फाउंडेशन बैच की कुछ स्पेशल फीचर्स है। लाइव क्लासेस चलेंगी आपकी, 10 महीने के लिए आपका शेड्यूल बना हुआ है। 900 घंटों से भी ज़्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। क्रिस्प आपको हैंडमेड नोट्स मिलेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप और ग्रुप मेंटरशिप। आपने ज़रूर हमारे टेस्टिमोनियल्स देखे होंगे इवनिंग बैच के, जहाँ पे इवनिंग बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इंटरैक्ट किया है रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स के साथ। प्रेडोमिनेटली अनिल स्वरूप सर के साथ वो बात कर चुके हैं। दूसरे भी यहाँ पे ऑफिसर्स आएंगे, आपको इनपुट्स देंगे। 1-to-1 मेंटरशिप चलेगी, जहाँ पे आपके डाउट्स तो क्लियर होंगे एकेडमिक डाउट्स एज वेल एज नॉन एकेडमिक क्वेश्चंस वुड ऑल्सो बी आंसर्ड, जिससे कि वी विल बी गिविंग यू गाइडेंस कंटिन्यूसली राइट फ्रॉम day 1 ऑफ प्रिपरेशन टिल यू रीच लवासना। तो देर किस बात की है, एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। आपके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आई वुड से हार्डली 48 आवर्स बचे हुए हैं, और ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा फॉर 18,999 रुपीज ओनली, अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, RAHUL लाइव, विदाउट एनी स्पेसेस यू हैव टू यूज। रिमेंबर द क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, सो एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है एनवायरनमेंट के बारे में। एक पेपर पब्लिश हुआ नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन, इस पर्टिकुलर जर्नल में, जो टाइटल था अ ग्लोबल होराइजन स्कैन ऑफ इश्यूज इंपैक्टिंग मरीन एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे होराइजन स्कैन क्या होता है, इस पेपर के बारे में जानेंगे, और उसके बाद इस पेपर की डिटेल्स के अंदर चलेंगे। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेपर कहाँ पब्लिश हुआ है, इन अ जर्नल कॉल्ड एज नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन, जहाँ पे इन्होंने फ्लैग किया है, इन्होंने हाईलाइट किया है जो आने वाले समय में इश्यूज आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से नई टेक्नोलॉजीज एमर्ज हो रही है, उसके चलते आने वाले सालों में, 5 से 10 सालों में, किस तरह की प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट हो सकती है। हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, विंड एनर्जी की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ, हम लोग बैटरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लिथियम बेस्ड बैटरीज की बात कर रहे हैं। तो जो भी ये नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इसकी वजह से क्या हमारे मरीन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये जो पेपर पब्लिश हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन अ टेक्निक कॉल्ड एज होराइजन स्कैनिंग, जहाँ पे 30 मल्टीडिसिप्लिनरी एक्सपर्ट्स आए थे, जिन्होंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है जो आने वाले समय में हमें और भी प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज दिस होराइजन स्कैनिंग। अब देखिए, इन जनरल, नॉट फ्रॉम द इकोनॉमी पर्सपेक्टिव इटसेल्फ, होराइजन स्कैनिंग का मतलब क्या है, होराइजन का क्या मतलब है। अगर अपने फ्लाइट में ट्रैवल किया तो आपने देखा होगा अर्थ का आपको होराइजन दिखता है, द एंड पॉइंट। तो होराइजन स्कैनिंग मतलब क्या है, एंड पॉइंट की स्कैनिंग या फिर एंड पॉइंट के सामने वाली स्कैनिंग।
इस टर्म से आपको क्या समझ में आता है? इट इज अ टेक्निक ऑफ डिटेक्टिंग अर्ली साइंस। किसी भी सेक्टर में, किसी भी एरिया में, किसी भी टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से आने वाले समय में क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसी का थ्रेट एनालिसिस करते हैं, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस भी करते हैं। इट इज नॉट जस्ट थ्रेट एनालिसिस, थ्रेट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी एनालिसिस ऑफ एनी इशू एट हैंड। यानी कि होराइजन स्कैनिंग इज प्रेडिक्टिंग दी प्रॉब्लम्स दैट आर गोइंग टू कम इन फ्यूचर। ऑल्दो ये केवल फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता है, लेकिन आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ इश्यूज। तो होराइजन स्कैनिंग का साइकिल कैसे चलता है? सबसे पहले होराइजन स्कैनिंग में एक टीम बनाई जाती है, इन्फ्लुएंशियल पीपल, एक्सपर्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, डोमेन एक्सपर्ट जो होते हैं उन्हें साथ में लाए जाते हैं। अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना होता है कि भैया इस चीज़ में, अब जैसे इस केस में क्या हुआ कि मरीन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या परिणाम हो सकता है आने वाले 5 सालों में, इसके लिए एक टीम बनाएगी और ये लोग कीवर्ड्स को कोलेक्ट करते हैं, रिजल्ट्स को असेस करते हैं, उसके बाद ट्रेंड को मैप करते हैं और यही आपका ट्रेंड जो है दैट इज द अल्टीमेट आइडिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि आने वाले समय में हमारे सामने क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब इस पर्टिकुलर पेपर में होराइजन स्कैनिंग किस तरह इस्तेमाल की गई, देखिए इस पेपर में 30 साइंटिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, जो प्रैक्टिशनर्स है फ्रॉम मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज हु आर कनेक्टेड टू मरीन इकोसिस्टम, कोस्टल बायोडाइवर्सिटी, कोस्टल सिस्टम से जो कनेक्टेड है, इन सभी को साथ में लाया गया। उन्हें एक एजेंडा दिया गया कि आने वाले 5 से 10 सालों में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, आप उसके बारे में हमें बताइएगा, आप खुद डिस्कस करके आप हमें बताइएगा। देखिए तो यहाँ पे इन्होंने टेक्निक क्या इस्तेमाल की, एक टेक्निक है, इट इज कॉल्ड एज डेल्फी, राइट, DELPHI, डेल्फी सिस्टम। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फोरकास्टिंग के बारे में देखा या फिर अकाउंटिंग में अगर आपने फोरकास्टिंग वगैरह के बारे में देखा है तो वहाँ पे डेल्फी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। डेल्फी टेक्निक क्या है? एक इटरेटिव प्रोसेस है जहाँ पे एक्सपर्ट्स को साथ में लाया जाता है और उनसे प्रतिक्रिया पूछी जाती है और उन्हें कंटिन्यूसली क्वेश्चनर्स दिए जाते हैं और उन्हें इनपुट दी जाती है कि भैया पूरा ग्रुप ये सोच रहा है, आप ये सोच रहे हो। तो इटरेटिव प्रोसेस में सारे के सारे मेंबर्स साथ में मिलकर एक सहमति के साथ इवेंचुअली एक आइडिया पे आ जाते हैं। एक इटरेटिव प्रोसेस है डेल्फी प्रोसेस करके। तो यहाँ पे 30 साइंटिस्ट मिलकर इन्होंने ये डेल्फी टेक्निक इस्तेमाल की। सबसे पहले इन 30 साइंटिस्ट ने 75 चीजें बताई जो पोटेंशियली प्रॉब्लम्स आ सकती थी आने वाले या फिर आ सकती है आने वाले 15 सालों में। और उसके बाद डेल्फी टेक्निक से, इटरेटिव प्रोसेस से, कंटिन्यूस फीडबैक से उन्होंने इवेंचुअली 15 इश्यूज को हाईलाइट किया जो आने वाले 5 से 10 सालों में हमारे सामने आ सकती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मरीन पोल्यूशन, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ थ्रेट टू मरीन बायोडाइवर्सिटी। इन 15 इश्यूज को इन्होंने सेग्रीगेट किया अंडर 3 हेड्स: इकोसिस्टम इंपैक्ट, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन और नई टेक्नोलॉजीज की वजह से क्या हो सकता है। अगर संक्षिप्त रूप में मुझे बताएं इन्होंने किया क्या है, ये इमेज जो है, दिस इमेज क्लियरली एक्सप्लेन्स यू द एंटायर पेपर। इन्होंने कहा कि इकोसिस्टम की वजह से मरीन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। सबसे पहले इन्होंने बात की वाइल्ड फायर इंपैक्ट की। देखिए 2016-17 से इतने सारे वाइल्ड फायर्स हुए। आपने देखा कि ब्राजील के अमेजन फॉरेस्ट में फायर्स हुए, कैलिफोर्निया में फायर्स हुए, इंडिया में भी नदर्न साइड में फॉरेस्ट में हम लोगों ने फायर्स बहुत बार देखे। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से मरीन इकोसिस्टम के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है। कैसे? इन्होंने बताया कोस्टल डार्कनिंग हो सकती है। कोस्टल डार्कनिंग कैसे? जो भी जली हुई चीज़ें होती हैं, जो भी फाइन ब्लैक पार्टिकल से अगर वो ओशन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे तो कोस्टल डार्कनिंग हो सकती है। इसके अलावा कोस्टल यूट्रोफिकेशन की वजह से, जो वाटर पोल्यूशन की वजह से पानी जो हाईली न्यूट्रीफाइड, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर वो पानी कोस्टल एरियाज में चला जाए तो वहाँ पे अल्गल ब्लूम हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोस्टल डार्कनिंग हो सकती है और प्रोडक्टिविटी डाउन होकर इवेंचुअली बायोडाइवर्सिटी खत्म हो सकती है। इसके अलावा इन्होंने बताया ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से, आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। अब ओशन एसिडिफिकेशन होगा, एसिड रेट बढ़ रहा है, पीएच धीरे धीरे कम हो रहा है। उस पीएच कम होने की वजह से जो मेटल पोल्यूशन होता है उसकी वजह से और भी टॉक्सिक मेटल्स पानी में जाएंगे, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी के ऊपर परिणाम हो सकता है। इसके अलावा जो भी इक्वेटोरियल मरीन कम्युनिटीज है वहां पे इनस्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि देयर इज कंटिन्यूअस क्लाइमेट बेस्ड माइग्रेशन ऑफ पीपल एज वेल एज द मरीन एनिमल्स। इसके अलावा जो 5th इकोसिस्टम इंपैक्ट इन्होंने बताया वो है न्यूट्रिशनल कंटेंट
जो फिशेस के अंदर आती है। देखिए फिशिंग होती है कोस्टल एरियाज में, फिश इज अ स्टेपल फूड इन द कोस्टल एरियाज, तो फिश के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती थी उसके ऊपर भी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये हम लोगों ने देखा है, हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि फिश के अंदर माइक्रो प्लास्टिक मिला हुआ है। दिस क्लियरली शोज द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो इकोसिस्टम बेस्ड आने वाले 5 से 10 सालों में ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके अलावा दूसरे हेड में रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जो अनटैप्ड पोटेंशियल है ऑफ मरीन कोलेजेंस, उसकी वजह से मरीन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। अब देखिए मरीन कोलेजेंस यानी कि पानी के अंदर जो भी प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, उनमें से जो प्रोटीन मिलता है वो कंटिन्यूसली फार्मा सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन। अब इस चीज को अगर आप अनसस्टेनेबली एक्सप्लॉइट करते रहोगे, इट इज गोइंग टू एडवर्सली इंपैक्ट द मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये बताया। इसके अलावा जो एक्सपैंडिंग फिश ट्रेड है उसकी वजह से भी एडवर्स इंपैक्ट बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो भी फिशिंग होगी इन दी बायोलॉजिकल ओशन पंप, मीसोपेलाजिक स्पीशीज जो नए फिशेस की प्रजाति ढूंढेंगे, उसकी वजह से ओवर फिशिंग की वजह से भी मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ी जो चीज उन्होंने बताई वो है ये एक्सट्रैक्शन ऑफ लिथियम फ्रॉम डीप सी ब्राइन पूल, इसकी वजह से मरीन बायोडाइवर्सिटी वुड बी इंपैक्टेड हैवीली। देखिए हम लोग जानते हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी या फिर ई मोबिलिटी की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जहां पे वी नीड न्यू काइंड्स ऑफ बैटरीज, और हम लोग अभी वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लिथियम आयन बैटरी, वी नो दैट, और उसके लिए हमें लिथियम की जरूरत पड़ती है, और लिथियम ज्यादा मात्रा में आपको मिलेगी डीप सी ब्राइन पूल में, ऑल्दो अभी फिलहाल ये कंप्लीटली हार्नेस्ड या फिर एक्सप्लॉइटेड नहीं है। लेकिन इन साइंटिस्ट का कहना है कि आने वाले समय में लोग एक्सप्लॉइट करने के लिए इन डीप सी ब्राइन पूल्स में जाएंगे। ब्राइन मतलब एक्सट्रीमली सॉल्टी वाटर या फिर सॉल्टी डिपोजिशन जो होते हैं, ब्राइन पूल्स, वहां पे लिथियम मिलता है। तो जब दूसरे जो बिजनेसमैन हो गए, जो दूसरे पीपल यहाँ पे इन्वॉल्व है, अगर वो लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने यहाँ पे पहुंचे, इट इज गोइंग टू इफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ मरीन रीजन्स, ये बताया गया। यानी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की वजह से आगे चल के मरीन बायोडाइवर्सिटी के प्रति प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही है, दे आर ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स इन द मरीन रीजन। सबसे बड़ा है कोलोकेशन ऑफ मरीन एक्टिविटीज। कोलोकेशन मतलब एक जगह पे आप मरीन रीजन में कोई चीज कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, कोई सिस्टम वहां पे लेकर आ रहे हो, जैसे कि विंड फार्म हो गया, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स हो गए, उनकी वजह से भी मरीन एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो सकती हैं। या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी की वजह से, ग्रीन टेक्नोलॉजी में आप जैसे कि मैंने आपको बताया बैटरी टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर दूसरी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड टेक्नोलॉजी हो गई, उसके अंदर ट्रेस एलिमेंट्स आप इस्तेमाल करते हो, राइट, जो रेयर अर्थ मेटल्स हम लोग कहते हैं, तो उसकी वजह से भी कंटेमिनेशन हो सकती है। इसके अलावा जो नई अंडर वाटर ट्रैकिंग सिस्टम्स आई हैं, अंडर वाटर ट्रैकिंग सिस्टम जो डेवलप होंगी, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। सॉफ्ट रोबोटिक्स जो मरीन रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से भी मरीन लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है आगे आने वाले समय में। और सबसे बड़ी चीज, फिर से जो 15th चीज है, इसको आप देखिएगा, द इफेक्ट्स ऑफ न्यू बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स इन मरीन एनवायरनमेंट, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब इसका क्लासिक एग्जांपल है इंडिया। अब इंडिया में हम लोग जानते हैं कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे सिंगल यूज प्लास्टिक के बदले, आपने देखा होगा एक ऑल्टरनेटिव आ रहा होगा, जो भी आपके पास फाइबर की बैग आ रही होगी, या फिर जो एक पतली सी बैग आती है आपको अलग अलग कलर्स में, इट इज़ नॉट प्लास्टिक बट इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। हमें उसके ऊपर R&D करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग प्लास्टिक को तो रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग दूसरे जैसे कि पॉलीइथिलीन बेस्ड प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, या फिर दूसरे माइक्रो फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, और इवेंचुअली वो पानी में जाएंगे, तो उसकी वजह से भी इंपैक्ट हो सकता है। अगेन दिस माइट नॉट बी प्लास्टिक बट दिस माइट हैव दोज माइक्रो फाइबर्स, माइक्रो प्लास्टिक्स, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय में। ये हाईलाइट किया है इस पेपर। तो ये 15 चीजें हैं विच आर गोइंग टू क्रिएट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट 5 to 10 years फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी। ये हाईलाइट किया गया है इस पेपर में। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा हो, सर इन्होंने किस बेसिस पे किया, क्या इनके पास कोई डेटा मिला, क्या कोई इन्होंने रिसर्च किया? देखिए, दे रिलाइड ऑन द अवेलेबल रिसर्च पेपर्स। आई टोल्ड यू दे फॉलोड द डेल्फी टेक्निक टू फॉलो किया। जो आइडियाज आए थे उन आइडियाज को रिफाइन किया, इटरेटिव प्रोसेस है, उससे ये चीज बताई गई है। अब ये होराइजन स्कैनिंग का कोई सक्सेस रेट है क्या सर? पहले भी कोई होराइजन स्कैन हुआ है क्या? इसका क्या सक्सेस रेट है? क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन सर्टन आइडियाज, रिफाइंड आइडियाज। देखिए, होराइजन स्कैन पहले भी इस्तेमाल किया गया, स्पेशली फ्रॉम एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव। और आपको ध्यान देना है, होराइजन स्कैन हम लोग किसी भी सेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं।
जहां पे भी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, पोटेंशियल थ्रेट्स या फिर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, उन्हें हम लोग असेस कर सकते हैं। होराइजन स्कैन एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से पहले भी किया गया। 2009 में एक होराइजन स्कैन हुआ था जहां पे उन्होंने 2009 में बताया था आगे चल के माइक्रो प्लास्टिक की वजह से मरीन एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन हो सकता है, मरीन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है। और अभी पिछले 1-2 सालों में हम लोगों ने इतने सारे इंस्टेंसेस देखे हैं, इतने सारे पेपर्स पढ़े हुए हैं जहां पे फिश के अंदर आपको माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको मरीन माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं। सो इट इज सम काइंड ऑफ अ फोरकास्ट और प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर इटसेल्फ। इनफैक्ट इस होराइजन स्कैन के बेसिस पे ही यूएस और यूके ने माइक्रोबीड्स जो कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया थे उसको बैन किया था कुछ सालों पहले। तो होराइजन स्कैन्स डू हैव सम एफिकेसी, राइट, जिससे हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो लेट अस वेट एंड वॉच फॉर दिस, क्योंकि इस होराइजन स्कैन के बेसिस पे हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग प्लास्टिक को रिप्लेस करके कोई और चीज़ ला रहे हैं, विल दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम। हम लोग जो बैटरी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, क्या उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन और भी बढ़ेगा? जिस तरह के नए एलिमेंट्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ेगा? नए नए एरियाज में हम लोग जो फिशिंग कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ेगा? यही चीज़ इन्होंने बताई है, राइट। सो अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट सर्च फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, अ ग्लोबल होराइजन स्कैन ऑन ऑफ इशूज इंपैक्टिंग मरीन एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, नेचर एंड इकोलॉजी का ये पेपर पब्लिश्ड है, राइट। आपको यहाँ पे पूरा पेपर पढ़ने को मिलेगा, इसका एब्स्ट्रैक्ट भी आपको मिलेगा। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डू विजिट इट वंस, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि इन्होंने एग्जैक्टली किया क्या है, किस तरह के प्रॉब्लम्स इन्होंने बताए हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे रिजल्ट्स बताए। इसके अलावा जो 15 इम्पैक्ट्स डिस्कस किए गए, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड विद अ लिटिल मोर डिटेल। अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, ऑलवेज विजिट दिस पेपर एंड यू कैन रेफर दैट। बट इन द वीडियो आई हैव गिवन यू एम्पल इन्फॉर्मेशन, ताकि इसके ऊपर कोई भी एक मेंस बेस्ड सवाल भी बने या फिर प्रीलिम्स बेस्ड सवाल। मैंने आपको बताया डेल्फी टेक्निक क्या होगी, इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। होराइजन स्कैन क्या है, इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। आगे आने वाले पोटेंशियल थ्रेट्स क्या है, इस प्रकार के मेंस बेस्ड सवाल बन सकते हैं, जिसके लिए आप तैयार रहिएगा। विद दैट नोट, लेट मी एंड माई डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। Hello everyone, this is Disha Sharma. I am the student of Study IQ UPSC Live Foundation Batch 1. I have shared my experience about the class content, faculty and my mentor Om Dwivedi sir. Class content is excellent. Their handouts and handwritten notes helps me a lot to boost up my preparation. The way of teaching Shashank sir is wonderful. I want to say special thanks to my mentor Om Dwivedi sir, who resolve my every single doubt at any time. I am appreciate you for your support. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।